नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी जो पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। पॉलिटी और हिस्ट्री के बाद हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी को। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज की टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बनता जा रहा है, जिसमें हर साल 10 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन पीवाईक्यू को अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से एनालिसिस करते हो, तो आपकी आने वाले प्रीलिम 2026 में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। ठीक है। और ज्योग्राफी के जो मेनली पीवाईक्यू पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या 2025 बोलो, 2024 बोलो, 23 बोलो, तो आप देखोगे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैप वाले क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं थीम बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कोरियोलिस बल्ब पूछ लिया, अल नीनो पूछ लिया, कभी चक्रवात पे क्वेश्चन पूछ लिया, प्लेट टेक्टोनिक पे क्वेश्चन पूछ लिया। तो पर्टिकुलर किसी थीम पे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं वो, और तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं आपके करंट बेस्ड क्वेश्चन। जो कोई चीज़ करंट है उसको स्टेटिस्टिक्स से लिंक करेंगे और वो क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी, पीवाईक्यू, और 2025 के क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फिर अपन ऐसे ऐसे पीछे जाएंगे, यानी 24 फिर डिस्कस करेंगे, 23 के, फिर 22 के, फिर 21 के, इस टाइप से डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, इसके साथ में मैं सोर्स भी डिस्कस करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के आते हैं, तो वो देखेंगे कि ये क्वेश्चन कौन सी एनसीईआरटी में दे रखा था, और एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि ये एनसीईआरटी की ये लाइन उठाई गई है। इसके साथ में ये भी बताऊंगा कि आगे आपको ये क्वेश्चन तो पूछा गया इस साल, अब ऐसा तो ये नहीं है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आगे पूछा जाए, लेकिन इसी कंसेप्ट को आधार बना के अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, और कैसे पूछा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो 2025 में 13 क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योग्राफी से, तो हम 13 क्वेश्चन को साथ डिस्कस भी करेंगे। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से आए थे वो भी लिंक करेंगे, और आगे कौन से क्वेश्चन आने वाले वो भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये दे रखा है 6 देश 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 रखे और एंडीज पर्वत श्रृंखला उपयुक्त देशों में कितने में से होकर गुजरती है। ये है बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पराग्वे और वेनेजुला। ठीक है। वैसे तो 6 में से 4 का रूल यहाँ पे लागू हो सकता है, 6 में से 4 या 2 लागू हो सकता है। तो यहाँ पे 4 देश ऐसे हैं जिससे ये एंडीज पर्वत श्रृंखला गुजरती है। तो 2 देश कौन से नहीं है, ब्राजील और पैराग्वे ऐसे देश है जहां से एंडीज पर्वत श्रृंखला नहीं गुजरती है, बाकी 4 देशों से गुजरती है। तो यहाँ पे हमारा आगे काम क्या हो जाता है कि इससे आगे भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे उसको। ठीक है, देखते हैं। ये देखो दक्षिण अमेरिका है, ये पूरा रेड रेड में है, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी हो तो उसमें जैसे अपना हिमालय कैसे बना है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मिलने से, यानी कि अभी सारी सीमा बनाती है जहाँ से पहाड़ ऊपर की तरफ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे एक नजगा प्लेट है, और ये दक्षिण अमेरिका है। इसकी 2 प्लेटें हैं जो अभी सारी सीमा बनाती है, और यहाँ से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। और एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ऊंची नहीं, सबसे लंबी। ये 7,000 किलोमीटर लंबी है। कितनी है, 7,000 किलोमीटर लंबी है। तो ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, सॉरी, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इसमें देश कौन से है, वेनेजुला सबसे ऊपर है, फिर इक्वाडोर है, पेरू है, बोलीविया है, कोलंबिया है, चिली है, अर्जेंटीना है। ठीक है। तो कितने देश है, टोटल 7 देश है जहां से ये एंडीज पर्वत श्रृंखला गुजरती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भी इससे रिलेटेड फैक्ट है जो आगे के पेपर है उसमें पूछे जा सकते हैं। जैसे ये मैंने बता दिया कि इसका निर्माण किससे हुआ, अभी सारी टेक्टोनिक प्लेट सीमा की प्रक्रियाओं, जो दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे कौन सी प्लेट है, नजका प्लेट। ये गौण प्लेट है और ये बड़ी वाली प्लेट है। ठीक है, ये मेजर है, ये गौण प्लेट है, ध्यान रखना। एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो चोटियों से नहीं बनी, मतलब अलग अलग नहीं है। जैसे हिमालय कैसे शिवालिक है, महा हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, वैसे का वैसे ये भी छोटी नहीं है, समांतर और अनुप्रस्थ पर्वत श्रृंखलाओं और पठारों गर्तों का एक क्रम है। तो ये ध्यान रखना। यह दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई 7,000 किलोमीटर है।
दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी, और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ओजोस डेस सलाडो। इसका नाम ध्यान रखना, हो सकता है एंडीज के आगे इस ज्वालामुखी का नाम रख दे और आपको मिलान करवाने के लिए बोल दे। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 6890 मीटर ऊंचा है। और एंडीज एशिया के बाहर, एशिया में जैसे हिमालय है, तो हिमालय की बहुत सारी चोटी है जिनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा, माउंट एवरेस्ट है, K2 है, कंचनजंगा है। तो एशिया के बाहर, एशिया के बाहर सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? यहाँ पे ये कौन सी है? अकोंका गुआ, माउंट अकोंका गुआ है, वो सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान रखना है। बाकी बारिश की भिन्नता तो बहुत है, क्योंकि ये विषुवत रेखा को क्रॉस करते हुए सबसे नीचे जाती है अर्जेंटीना तक, तो यहाँ पे वर्षा की भिन्नता बहुत रहेगी। देखो अभी देखते हैं, ये तो देख लिया अपन ने इस क्वेश्चन का आंसर और इससे रिलेटेड फैक्ट। अभी देखते हैं कि इस ये जैसा ही क्वेश्चन पूछा गया था अपने को 24 पे। अब देखो यहाँ पे वास्जेस पर्वत, आल्पस, अल्पेशियन और एंडीज। अब देखो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि एंडीज पूछा गया तो इसी टाइप के फैक्ट तैयार करते हैं, बाकी पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति कैसे हुई थी, किसी प्रकार के थे, वही तैयार करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको। आगे बढ़ते टाइम एंडीज पर्वत श्रृंखला, अल्पेशियन है, इनके बारे में और जानना है कि कौन से देश में स्थित है, कितने देशों में फैला हुआ। आज जिसने भी एंडीज तैयार किया होगा, कितने देशों में फैला हुआ, उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हुआ होगा। 7 देश थे, बताना बहुत आसान हुआ होगा। तो ये 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ से आप जैसे PYQ कैसे एनालिसिस करते हैं, अगर आपने एंडीज का अच्छे से डिस्कस किया होता तो ये आपका आंसर आराम से हो जाता। ठीक है, तो ये PYQ से लिंक हो गया। आपको देखना है कि PYQ कैसे हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था। जनरली जैसे बोलते हैं भूमध्य रेखा पे कितने से होकर गुजरती है, 3 झीलों का नाम दे रखा है, तंगानिका झील, टॉनले सैप झील, पाटोस लेगुन, ये तीनों दे रखे और भूमध्य रेखा इसमें से कितने में से होकर गुजरती है। जनरली हम तैयार क्या करते हैं, जैसे भूमध्य रेखा है, मकर रेखा है या फिर कर्क रेखा है, तो कितने देशों से होके जाती है, जनरली अपन ये तैयार करते हैं। लेकिन हम ये तैयार नहीं करते कि कौन से झील से ज़्यादा होके जाती है, कौन से लेगुन से होके जाती है। लेकिन फिर भी मतलब ये थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे तंगानिका झील है, जो ग्रेट लेक्स है ना अफ्रीका की, उसका एक पार्ट है। तो वहाँ से देखना है आपको, ग्रेट लेक्स जब भी पढ़ोगे तो कोई रेखा जा रही है तो ये तो पता चल गया, तंगानिका, टोंसले सैप और पाटोस लेगुन। ये जैसे ब्राज़ील में सबसे बड़ा लेगुन है, दक्षिण अमेरिका का जो अंतल स्थलीय है तो सबसे बड़ा है। तो आपको सबसे बड़ा है तो उसकी स्थिति आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअली में तंगानिका झील है, यही भूमध्य सागर के ज़्यादा क्लोज है विषुवत रेखा के। बाकी ये तो बहुत दूर है, तो इसके बारे में कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। होना चाहिए सिर्फ तंगानिका झील। तो ये थोड़ी न्यूज़ में भी रहती है। दूसरा एक सबसे बड़ा है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप UPSC का सबसे फेवरेट है। मतलब एशिया से जितने क्वेश्चन नहीं आते उतने तो अफ्रीका से आ जाते हैं। हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अफ्रीका से, और इस साल भी आप देखोगे तो आपको 2-3 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 2 क्वेश्चन IR में मिलेंगे और 2-3 क्वेश्चन ज्योग्राफी में मिलेंगे। तो तंगानिका झील अफ्रीका में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये 4 देशों में फैली हुई है, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, कॉन्गो, बुरुंडी और, सॉरी, जाम्बिया है, कॉन्गो है और बुरुंडी है और आपका तंजानिया है। ये 4 देशों में फैली हुई झील है। जो मैक्सिमम पार्ट तो तंजानिया में है, तो इसलिए इसका नाम तंगानिका झील है। आगे देखते हैं, ये देखो तंगानिका झील है, यहाँ पे बनी हुई है। ये ग्रेट लेक्स का जो पार्ट है ये है, और बहुत ऊपर, थोड़ी बहुत ऊपर से इसकी भूमध्य रेखा जाती है, इक्वेटर। ठीक है, और ये ग्रेट लेक्स आपको आगे जब भी पढ़ोगे तो इन जो बाकी लेक्स है ना उसके बारे में बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ये देखो ये कहाँ तक है, 6 तक गई हुई है, 3 तक गई हुई है, यानी कि जो अक्षांशीय है वो 3 डिग्री तक जाता है, तो इससे थोड़ा सा गैप बीच में रह जाता है, बाकी ये भूमध्य रेखा पे आ जाती है। तो ध्यान रखना है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हमेशा प्रायोरिटी पे तैयार करना है आपको। नेक्स्ट है ये वाला, टोनले साप झील है। ये कहाँ पे है? कंबोडिया में। ये आपका कंबोडिया है, ये टोनले साप झील है। कंबोडिया पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, यानी इक्वेटर के ऊपर की साइड में, भूमध्य रेखा से काफी उत्तर में है। भूमध्य रेखा टोंसले साप झील से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, और नेक्स्ट है पाटोस लेगुन। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लेगुन है।
ये ध्यान रखना, क्योंकि सबसे बड़ा लैगून है तो हार्डली अपने को थोड़ा बहुत फैक्ट पता है, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो इकट्ठी करनी पड़ेगी। और जब भी कोई महाद्वीप पढ़ते हो तो उसके बारे में सबसे बड़ा कोई चीज़ है वो ध्यान रखना अच्छे से, या कोई खनिज संपदा वहाँ से ज़्यादा निकलती है, कोई देश है जिसमें सबसे ज़्यादा खनिज संपदा निकलती है, तो वो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाते हैं। यूपीएससी रैंडमली कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो फेमस होगा उसी से क्वेश्चन बनाएगा, उससे जुड़ा हुआ कोई फैक्ट पूछेगा आपको। तो ये ब्राज़ील में है, ये यहाँ पे है ब्राज़ील में, ये पाटोस लेगून यहाँ पे है। तो इससे तो इक्वेटर बहुत दूर है, ठीक है। तो ये तीनों ही मैच नहीं थे, तो आप इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। आगे भी ध्यान रखना है, कोई इंपॉर्टेंट लेक्स वगैरह हो तो उसके बारे में थोड़ा और आगे जाके देखना है आपको। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहना है कि अब आगे भूमध्य रेखा कोई देखने लगे, कर्क रेखा, मकर रेखा, नहीं, और फैक्ट भी तैयार करने हैं आप। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा गया था, हालांकि थोड़ा करंट में था, पर ये झीलों से रिलेटेड ही है। और ये झील भी कहाँ की है, अफ्रीका की कॉन्टिनेंट की झील है। और मैंने कहा था ना कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट यूपीएससी का फेवरेट कॉन्टिनेंट है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय विस्थापन घटना के साक्ष्य है? ब्राजील तट की प्राचीन शैलों की मेखला पश्चिमी अफ्रीका तट की प्राचीन शैलों की मेखला से मिलती है। दूसरा है कि घाना के स्वर्ण निक्षेप ब्राजील पठार से व्युत्पन्न होते हैं जब ये दोनों महाद्वीप अगल बगल अवस्थित होते थे। यह ज्ञात है कि भारत के गोंडवाना अवसाद तंत्र के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भूखंडों में मिलते हैं। एक्चुअली में जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो महाद्वीपीय विस्थापन तो अपन पहली प्रायोरिटी में पढ़ते हैं। जो अल्फ्रेड वैगनर का सिद्धांत था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत था, उसको अपन पहली फुर्सत में वही देखते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन था, पृथ्वी की जो उत्पत्ति या फिर जैसे ही कॉन्टिनेंट कैसे बने थे उसके बारे में जब भी अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ते हैं। और ये अपन सब पढ़ते हैं कि साक्ष्य दिए थे, मतलब पहले अल्फ्रेड वैगनर ने क्या बोला था कि जो अभी जो कॉन्टिनेंट करंट में बने हुए हैं ना सर, वो पहले सब जुड़े हुए थे, एक ही स्थल भाग था, और उसी से धीरे धीरे टूट के अलग अलग भाग हुए थे। सबसे पहले पेंजिया था, वो टूट के 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, लॉरेंसिया और गोंडवाना में डिवाइड हो गया। फिर जाके जो वर्तमान में सात है वो धीरे धीरे टूट के कुछ और जुड़ गए, कुछ टूट के वर्तमान की जो स्थिति है वो हुई थी। तो उसमें जो साक्ष्य दिए थे ना उसने, जैसे 7 साक्ष्य दिए थे उसमें ये दे रखे थे। तो देखो, ये तो है ब्राजील तट की पश्चिमी प्राचीन शैलों की मेखला और पश्चिमी अफ्रीकी तट की प्राचीन शैलों की मेखला मिलती है, तो ये तो सही है, क्योंकि आप जिगजैग फिट भी करोगे ना तो ब्राजील वाला पार्ट अफ्रीका का जो पश्चिमी पार्ट है वहाँ फिट हो जाता है। और घाना के स्वर्ण निक्षेप आप देखोगे, घाना है वो कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी साइड में है, और ये ब्राजील है, ये दक्षिण अमेरिका के इस साइड में, मतलब पूर्वी साइड में। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो कभी ना कभी ये जुड़े रहेंगे। तीसरा है कि ये थोड़ा था जो कंफ्यूज कर सकता था, 6 विभिन्न भूखंडों में, यहाँ थोड़ा फैक्चुअल था तो लोग कंफ्यूज हो सकते थे। लेकिन मैं आपको एविडेंस के साथ दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी में एग्जैक्ट दे रखा है, ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं थी आपने। अगर इस कंसेप्ट को आपने एनसीईआरटी से पढ़ा होता तो आप ये क्वेश्चन को बिल्कुल ही राइट करते। देखते हैं, ये मैंने जो एक्सप्लेन किया वही है कि जो है रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण तकनीकों से पुष्टि होती है कि दक्षिण अमेरिका, ब्राजील की पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तट स्थित चट्टानी संरचना आयु, प्रकार और संरचना बिल्कुल समान है। ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का समर्थन करने वाले सबसे ठोस भूवैज्ञानिक साक्ष्यों में से एक है। दूसरा है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित घाना तट पर प्रचुर मात्रा में स्वर्ण भंडार है, फिर भी इस खनिज संपदा का कोई स्थानीय स्रोत चट्टान नहीं है। कहाँ पे, घाना में। घाना में कोई स्रोत नहीं है, स्रोत कहाँ पे है, ब्राजील में। तो वहाँ कैसे मिले, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है कि एक ब्राजील से पैदा हुए और ब्राजील और घाना जुड़े हुए होंगे और फिर अलग हुए होंगे, तो जो निक्षेप है वो घाना में रह गए। इस वजह से पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं पहले ये घाना और ब्राजील जुड़े हुए थे। नेक्स्ट 3 वाला है कि भारत में पाए जाने वाले अवसादी चट्टानों की गोंडवाना गोंडवाना प्रणाली विशेष रूप से अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, फॉकलैंड द्वीप समूह और दक्षिणी अमेरिका में आश्चर्यजनक रूप से समान है। अब देखते हैं, ये तो हो गया आंसर। अब देखते हैं इसका, ये देखो एक एनसीईआरटी का पेज दे रखा है,
तो सबसे पहला तो यहाँ देखते, ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका तट मिलती है तो आसपास में मेल खाती है। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरासिक काल के पता चलता है कि सबसे पहले महासागर की उपस्थिति वहाँ नहीं थी। ठीक है, ये देखो चट्टानों का निर्माण का समय जाना जा सकता। ये एग्जैक्ट जो अपन सोच रहे थे ना, जो भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न भागों में एग्जैक्ट फैक्चुअल दे रखा है। ठीक है, और एक फैक्ट दे रखा है कि घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों को अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोनायुक्त शिराएं गोल्ड वाली जो है ब्राजील में पाई जाती है। अंततः ये स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोना है वो ब्राजील पठार से उस समय उत्पन्न हुए थे। तो ये एनसीईआरटी में एग्जैक्ट दे रखा है। अगर आप इसको पढ़ लेते ना, इस टॉपिक को यहाँ से पढ़ लेते तो इससे आराम से क्वेश्चन हो जाता है आपका। ये अल्फ्रेड वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। इन्होंने ये बोला था कि सबसे पहले जो पेंजिया है वो इस तरह से जुड़े हुए थे सभी महाद्वीप आपस में ही, फिर ये 2 पार्ट में बन गए, लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड में। फिर वर्तमान में ये स्थिति हो गई कि ये 7 महाद्वीप अलग अलग हो गए। तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेना। अब आगे क्या करना है, आगे आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, समन्वय धारा का सिद्धांत है, मेल्टल प्लूम जैसे है, जैसे पहले भी पूछा गया है। तो इस टाइप के जो जो थियरीज वगैरह है ना, सिद्धांत दे रखे, उनको अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है आगे के पीटी में वो पूछे जा सकते हैं आपसे। अच्छा, ये आपके जिगजॉग फीड, वैज्ञानिक मिलान, जीवाश्म साक्ष्य वगैरह दे रखे हैं। तो ये वो थे जो महाद्वीपीय विस्थापन के साक्ष्य थे जो दिए थे, अल्फ्रेड वैगनर ने दिए थे। हालांकि उनकी जो थियरी थी उसको बलों के आधार पे खारिज कर दिया था, लेकिन वो मेंस का पार्ट है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन पीटी में तो नहीं, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था 2013 में। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है पीटी के साथ साथ मेंस का क्वेश्चन भी तैयार करो। तो आपको वहां पे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष में प्रमुख साक्ष्य, अगर प्रमुख साक्ष्य आपने एनसीईआरटी से पढ़े होते तो आराम से इसका आंसर दे देते आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में विद्यमान धूल कणों की मात्रा विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण एवं शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक होती है। उसका कथन 1 है। कथन 2 है कि उपोष्ण व शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवनें चलती है। उपरोक्त कथनों के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, व्याख्या भी सही करता है। सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है और कथन 2 सही है। देखते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आपको अगर कहीं से पढ़ा हुआ नहीं भी है ना, तो भी आप आराम से कर सकते हो। देखते हैं, ये देखो ये वर्ल्ड मैप है आपका। ठीक है, अब देखो इक्वेटर आपके यहाँ पे है, ये देखो। अगर आप देखो इक्वेटर पे क्या होता है, विषुवत रेखा पे क्या होता है कि दोपहर तक बहुत गर्मी पड़ती है और शाम को 4 बजे के आसपास क्या बहुत बारिश होती है, बहुत बारिश होती है। तो यानी कि यहाँ दिल्ली का रूटीन के बहुत बारिश होती है, बहुत बारिश होती है, यानी बहुत सारी वनस्पति होगी। बहुत सारी वनस्पति होगी तो क्या होगा, जो मिट्टी है ना उसको हमेशा वनस्पति क्या बांध के रखती है, तो उड़ने के चांसेस नहीं रहते। दूसरा है कि बहुत बारिश होती है तो वहाँ पे हवा होगी वो बहुत नमी युक्त होगी, शुष्क हवा तो होगी नहीं। अब जाओ इससे ऊपर थोड़ा, ये शीतोष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। आप देखोगे जो ज़्यादातर सहारा मरुस्थल वगैरह, अपना थार का मरुस्थल वगैरह सब इसी एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ एक तो बादल बहुत कम रहते हैं ऊपर, दूसरा है कि यहाँ पे गर्मी बहुत रहती है। जैसे विषुवत रेखा पे सीधी रेखा पड़ती है लेकिन बादल बहुत रहते हैं, इसलिए यहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं पहुँच पाती, यहाँ पे धूप ज़्यादा पहुँच पाती है। और सूखी हवा, सूखा स्थल होने के कारण यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो खुली हुई होती है, तो यहाँ पे शुष्क हवाएं बहुत चलती है। ओके, और ये पार्ट रह गया ध्रुवीय पार्ट, ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे बर्फ जमी रहती है और यहाँ पे भी सफिशिएंट रूप से पानी है और ये बहुत देखो ग्रीनरी है, वनस्पति बहुत है, तो यहाँ चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट पे फिर से जाते हैं कि विद्यमान धूल के कणों की मात्रा विषुवतीय व ध्रुव क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक होती है। तो बिल्कुल अपन ने देख लिया कि विषुवतीय पे तो बहुत ज़्यादा बारिश, वनस्पति ज़्यादा है, और ध्रुवीय पे बहुत बर्फ है, वहाँ पे तो हो ही नहीं सकता, उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक रहती है। दूसरा है कि उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कम शुष्क पवनें चलती है, कम शुष्क नहीं चलती है, कम शुष्क नहीं है, अधिक शुष्क पवनें चलती है, और इसी के कारण मिट्टी की मात्रा ज़्यादा रहती है। ये बहुत कॉमन सेंस है। जहाँ पे सूखी हवाएं चलेगी, राजस्थान में चले जाओ, लू वगैरह चलती है तो उस टाइम धूल की बहुत आंधियाँ चलती है। और आप कहीं ऐसे स्टेट चले जाओ, साउथ के स्टेट वगैरह चले जाओ, तो वहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त बारिश होती है, वनस्पति होती है, इसलिए ऐसी
शुष्क पवनें नहीं चलती है। तो इसमें से कौन सा सही हो गया? कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। तो ये वाला सही ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखो, ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया वही है। ये देखो एनसीईआरटी देखते हैं, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट दे रखा है, धूल के कण छोटे छोटे कणों में रखते। यहाँ से देखते, यहाँ से देखते, धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण व शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। ये देखो, दो फैक्ट तो यहीं से, सूखी हवा, उपोष्ण और शीतोष्ण, जो विश्वत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक होता है। एग्जैक्ट आपकी लाइन उठा के यहाँ छाप दी है उन्होंने। ठीक है, तो ज्योग्राफी में ये आपको एनसीईआरटी पढ़ने से हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जैसे वायुमंडल के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं? जल वाष्प भी पार्ट है इसका, इसका धूलकण भी पार्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था जल वाष्प से, इस साल क्वेश्चन पूछ लिया धूल के कण। आगे जाके क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कार्बन डाइऑक्साइड से पूछ सकता है, ऑक्सीजन से पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच सकते हैं। ठीक है, तो ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैसे अप्लाई करते हो आज के क्वेश्चन पे, ये आप अप्लाई ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं भूखंडों से गुजरती हुई विषुवत की ओर मुड़ती है, जबकि महासागरों में गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती है। सेकेंड है, जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध के भूखंडों के ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि पानी देर से ठंडा और देर से गर्म होता है, जबकि जमीन जल्दी ठंडी और जल्दी गर्म होती है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। ये देखो, सपोज ये इक्वेटर है, टाइम कौन सा है? जनवरी का टाइम है, टाइम है जनवरी का, यानी कि सूर्य होगा वो कहीं ना कहीं इस साइड होगा, इक्वेटर के नीचे यानी साउथ साइड में होगा। तो नॉर्थ साइड में क्या होगा? सर्दी होगी, सर्दी होगी। तो आप सोचिए कि ये वाली एक लाइन में लेता हूँ, ये महासागर है और ये महाद्वीप है। तो यहाँ पे सपोज 15 डिग्री है टेम्परेचर, यहाँ पे 15 डिग्री टेम्परेचर है, और यहाँ पे इक्वल जाओगे तो आपको पता है कि यहाँ ठंडी के में पानी है वो देर से ठंडा होता है, तो गर्म ही रहेगा। तो 15 डिग्री है तो यहाँ पे रहेगा 10 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कितना रहेगा? 10 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, 15 डिग्री इस समताप, समताप रेखा है, मतलब जो उस रेखा पे तापमान हमेशा समान है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे आऊँगा, क्योंकि नीचे जाके धरती मुझे विषुवत रेखा की साइड में जाऊँगा तो मुझे धरती गर्म मिलेगी। यहाँ पे मुझे 12 मिलेगा, यहाँ पे मुझे 15 मिलेगा, तो मुझे ये रेखा इधर हो जाएगी। तो यानी कि महाद्वीपों पे तो ये रेखा विषुवत की तरफ चली जाती है और महासागर पे ये रेखा ऊपर की ओर ध्रुवों की तरफ मुड़ जाती है। तो ऐसे चलेगी ये, समझ गए? समताप रेखा ऐसे चलेगी। 15 डिग्री चाहिए तो ऊपर जाना पड़ेगा, और धरती पे जो भूभाग है उस पे अगर अपने को 15 डिग्री गर्मी चाहिए तो नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना स्टेटमेंट देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखा भूखंडों से गुजरती विश्वत की ओर मुड़ जाती है, तो बिल्कुल सही है ये, जबकि महासागर से गुजरती हुई ध्रुवों की ओर मुड़ती है ये। ठीक है, और जनवरी में महासागरों के ऊपर की हवा, देखो महासागरों के ऊपर की हवा उत्तरी गोलार्ध में भूखंडों की ऊपर की हवा से अधिक गर्म होती है। बिल्कुल, क्योंकि पानी जल्दी ठंडा नहीं होता है, इसलिए महासागरों के ऊपर की हवा ठंडी होगी और भूखंडों के ऊपर की हवा गर्म होगी। तो ये इससे ज़्यादा गर्म होगी। समझ गए? महासागरों की जो हवा होगी वो ज़्यादा गर्म होगी भूखंडों से। ये दे रखा है, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में विशाल भूभाग तेजी से ठंडे हो जाते, जिससे तापमान कम हो जाता है। समतापी रेखा महाद्वीपों के ऊपर दक्षिण की ओर खिसक जाती है। इसके विपरीत महासागर अधिक समय तक ऊष्मा धारण करते, इसलिए समतापी रेखा उत्तरी अटलांटिक जैसे महासागरों से ऊपर से गुजरते समय उत्तर की ओर, ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। या गल्फ स्ट्रीम जैसी गर्म धारा आसपास वायु तापमान को बढ़ा देती है। यानी कि ये जो गर्म जल धारा है वो भी तो गर्म हवाएं, गर्म जल है वो ऊपर लेके जाती है, तो इससे भी तापमान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। दूसरा कथन सही भी और व्याख्या भी करता है, जल की विशिष्ट उष्मा उच्च होती है। धारिता के कारण महासागर स्थल की तुलना में अधिक धीरे धीरे ठंडे होते हैं।
इसलिए शीतकाल यानी जनवरी में समुद्री क्षेत्र समवर्ती महाद्वीपीय आंतरिक भागों की तुलना में अधिक गर्म रहते हैं। ठीक है। तापमान विषमता की अगर उत्तरी गोलार्ध में जनवरी के महीने में समताप रेखाएं स्थल खंडों को पार करते समय भूमध्य रेखा की और महासागरों को पार करते समय ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। ठीक है। ये एनसीईआरटी में एग्जैक्ट दे रखा है, जनवरी का भी दे रखा है और जुलाई का भी दे रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो आराम से, एक पूरा कंसेप्ट दे रखा है अच्छे से। और पीवाईक्यू देखेंगे तो 2024 में एग्जैक्ट क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया। जनवरी में समतापी रेखाएं मानचित्रों में कौन से निष्कर्ष नहीं, समताप रेखा महासागर के ऊपर की ओर महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है। यहाँ पे ध्रुव, एक ध्रुवीय दे रखा है, एक विषुवतीय दे रखा है, और यहाँ पे दक्षिण और उत्तर दे रखा है। शीतकालीन धाराओं जैसे गल्फ स्ट्रीम और अटलांटिक उपवा की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक शीतल बनाती, शीतल नहीं, ये गर्म है तो गर्म बनाएगी। ठीक है, ये अपन डिस्कस करेंगे 2024 का अलग से डिस्कस करेंगे, तब इसका डिस्कस करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलो पर जल के प्रभाव के संदर्भ में चौक एक अत्यंत पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृत्तिका एक नितांत अपारगम्य तथा न्यूनतम पारगम्य शैल के रूप में ज्ञात होती है। तो ये आपका स्टेटमेंट है, दो कारण दे रखे हैं जो इसको स्पष्ट करते हो। चौक होती है वो सरंध्र होती है अतः जल अवशोषित कर सकता है, मृत्तिका बिल्कुल ही सरंध्र नहीं होती है। तो सबसे पहले तो बहुत ही कैसा स्टेट, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, बिल्कुल ही सरंध्र नहीं होती, ऐसा तो नहीं होता है। एक होती है चौक जो अवसादी चट्टान से बनती है। चौक आपने देखो व्हाइट कलर की होती है, जिसमें क्या रहता है, छिद्र होते हैं, बहुत बड़े बड़े छिद्र रहते हैं, तो पारगम्य होती है, उसमें से पानी पार हो सकता है आराम से, उसमें से पानी आराम से पार हो सकता है, पारगम्य होती है, जल के रूप में ज्ञात है। जबकि मृत्तिका यानी मिट्टी टाइप की होती है, क्ले 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 बोलते हैं उसको, मिट्टी होती है, बहुत ही बारीक टाइप की होती है। हाँ, उसमें क्या होता है, पानी में सरंध्र होते, छेद होते हैं, उसमें पानी जाता भी है, लेकिन बहुत छेद छोटे होते हैं। इसमें चौक में क्या होता है, छेद बड़े होते हैं तो पानी आराम से पार हो जाता है। जबकि इसमें क्या रहता है, मृत्तिका में छेद छोटे छोटे रहते हैं, तो पानी अंदर भी जाता है, धीरे धीरे जाता है, और बाहर भी धीरे धीरे निकलता है, लेकिन बिल्कुल ही सरंध्र नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। और चौक सरंध्र होती है अतः जल अवशोषित कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट ये तो स्पष्ट व्याख्या करता है, लेकिन ये कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। तो ठीक है, तो कथन दो कथन तीन दोनों सही है तथा वे नहीं, बिल्कुल नहीं। कथन एक और कथन दोनों सही है किंतु नहीं। कथन दो और कथन तीन में से केवल एक सही है और एक की व्याख्या करता है। ठीक है, इसका आंसर है चौक एक मुलायम अवसादी चट्टान है जो मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, और इसकी संरचना बड़े सुसंयोजित छिद्रों वाली होती है, बड़े छिद्रों वाली होती है। ये छिद्र पानी को आसानी से गुजरने देते हैं, जिससे चौक एक अत्यधिक पारगम्य चट्टान बन जाती है। इसके विपरीत मिट्टी अत्यंत सूक्ष्म कणों से बनी होती है, जो एक दूसरे से कसकर जुड़े होते हैं, जिनके अत्यंत छोटे छिद्र होते हैं, अत्यंत छोटे छिद्र होते हैं। इस परिणाम स्वरूप मिट्टी में पानी बहुत धीरे धीरे बहता है, जिससे ये सबसे कम पारगम्य प्रकार की मिट्टी या चट्टान बन जाती है। इसलिए जल प्रवाह के संदर्भ में ये चौक जल को आसानी से बहने नहीं देती है। तो पहला तो है, ये कथन को एक्सप्लेन किया गया, अत्यधिक छिद्र युक्त होती है चौक, तो उसमें पानी आराम से रोक सकते हैं, और चौक नमी को अवशोषित कर धारण कर सकता है। और ऐसा कैसा, मिट्टी अत्यधिक छिद्र युक्त होती है, बहुत सारे छिद्र होते हैं, क्योंकि छोटी छोटी कण है तो बहुत सारे छिद्र होंगे ही। ठीक है, तो इसकी जल अवशोषण सूक्ष्म कणों के बीच कई छिद्र होते हैं, छिद्र इतने छोटे होते हैं कि पानी इसमें से बहुत धीरे धीरे गुजरता है, और मिट्टी की पारगम्यता कम होती है, बिल्कुल नहीं, कम होती है इसकी। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चट्टानों टाइप का क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू में आया हुआ है, बहुत पहले आया हुआ क्वेश्चन, और एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे। वायुमंडल के बिना भूपृष्ठ पर सर्वत्र तापमान हिमांक के बहुत नीचे होता है। ठीक है, क्या वायुमंडल के बिना, वायुमंडल के द्वारा अवशोषित एवं पाशित ट्रैप्ड उष्मा हमारे ग्रह के औसत तापमान को बनाए रखती है। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें विकिरण को अवशोषित और पाशित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है। एक्चुअली में पृथ्वी पे एक जो जीवन है उसका सबसे बड़ा कारण वायुमंडल भी है। वायुमंडल के कारण हमारे पृथ्वी का तापमान मेंटेन होता है। ठीक है, वायुमंडल नहीं होगा तो या तो तापमान बहुत बढ़ जाएगा या फिर बहुत ठंडी हो जाएगी। बाकी ग्रह पे जाके के देखोगे तो वहाँ वायुमंडल की अनुपस्थिति रहती है, इस वजह से वहाँ जीवन संभव नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी पे यही है सबसे बड़ी खास।
पृथ्वी पे क्या होता है कि दिन के समय जो किरणें आती है, दीर्घ किरणें आती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जब जाते टाइम उसको बादल वगैरह वायुमंडल ट्रैप कर लेता है उस हीट को, ठीक है। और रात के समय क्या होता है, धीरे धीरे उस उष्मा को छोड़ा जाता है। तो उस टाइम पे पृथ्वी का जो तापमान है वो मेंटेन हो जाता है, जिससे पृथ्वी का जो बजट संतुलन रहता है वो बना रहता है हमेशा। इस वजह से पृथ्वी पे जीवन संभव है। औसत तापमान को बनाए रखती है, यानी कि दिन के समय अवशोषित करेगी और रात के समय उसको वहां से ट्रैप करेगी दिन के समय, और फिर उसको रिलीज करेगी रात के समय। तो हमेशा टेम्परेचर बना रहता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ग्रीन हाउस प्रभाव आपने सुना होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या रहता है कि जब किरणें टकराती है पृथ्वी से और वापस वायुमंडल में जाती है तो उसको ट्रैप कर लेती है। यही ग्रीन हाउस का इफेक्ट रहता है, क्योंकि जब दीर्घ तरंगे आती है तो वो सीधी आ जाती है और जाते टाइम लघु तरंगों के रूप में ट्रैप हो जाती है। इसलिए ये अवशोषित करने के लिए विशेष रूप से उत्तम है ग्रीन हाउस प्रभाव। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि CO2 की मात्रा बढ़ रही है। जैसे जैसे कारखानों वाहनों से CO2 की मात्रा बढ़ रही है, वैसे वैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ रहा है और पृथ्वी का धीरे धीरे तापमान बढ़ता जा रहा है। और जो आइस मेल्ट हो रहा है ऊपर आर्कटिक अटलांटिक पे, इससे पृथ्वी का जो है जल स्तर भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये देखो इसमें दे रखा है, वायुमंडल के बिना सूर्य के प्रकाश को बिखेरने या अवशोषित करने के लिए कोई बादल नहीं होते। इसलिए सीधी धूप रहने वाले स्थान विशेष रूप से भूमध्य रेखा के पास अत्यधिक गर्म हो जाएंगे। देखो वहां पे सीधी धूप पड़ेगी तो अत्यधिक गर्म हो जाएंगे, और दिन के समय सीधी धूप आएगी तो वहां पे इतना ज्यादा गर्म हो सकता है कि इंसान जलने की भी। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट दे रखा है उन्होंने, एनसीईआरटी में दे रखा है कि यह सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकता है, इंसान जल भी सकता है, और रात के समय ठंड से जम भी सकते हैं। तो ये वायुमंडल है, ये अपनी क्या करती है, एक सुरक्षा करती है, ठीक है। और सेकेंड है कि वायुमंडल दिन में सूर्य की उष्मा को अवशोषित करते हैं और रात में उसके उत्सर्जन को धीमा करके पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह उष्मा अवशोषण क्षमता ही ग्रह की सतह के तापमान को लगभग 15 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखती है, जिससे यह जीवन के लिए उपयुक्त है। यह प्राकृतिक उष्मारोधन के बिना पृथ्वी को दिन और रात के बीच तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव का अनुभव होगा, जैसा कि पतले या बिना वायुमंडल वाले ग्रहों और चंद्रमाओं पर होता है। चंद्रमा पर दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी हो, एक्सट्रीम ठंडी होगी। तीसरा है, पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ गैसें, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, जल वाष्प जैसी ग्रीन हाउस गैसें विकिरण को अवशोषित करने और रोकने की अद्वितीय क्षमता रखती है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। इसके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे बढ़ रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ रहा है और पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आप देखो ये पृथ्वी का उष्मा संतुलन, उष्मा बजट का एक डायग्राम दे रखा है, ये एनसीईआरटी में एग्जैक्ट दे रखा है। और ये एनसीईआरटी में एग्जैक्ट दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित उष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये दे रखा है कि वायुमंडल नहीं होगा तो क्या होगा, तो या तो बहुत ठंडी हो जाएगी यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, दिन के समय गर्मी और रात के समय ठंडी हो जाएगी। तो एग्जैक्ट आपने अगर एनसीईआरटी का ये चैप्टर पढ़ा है, 7वीं क्लास की एनसीईआरटी है, अगर ये पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से आप दे सकते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन 2024 में आ चुका है। पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग सौर विकिरण में वायुमंडलीय अधिक गर्म होता है। वायुमंडल में CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक होते हैं। देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन ही, सेकंड वाला स्टेटमेंट तो एग्जैक्ट ही कार्बन डाइऑक्साइड वाला रिपीट करके 2024। अब देखो एक ही साल में इतना रिपीट कर दिया, तो देखो आगे अगर 10 साल के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई, हार्डली बहुत कम ही क्वेश्चन छूटेंगे इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वैज्ञानिक अध्ययन ये सुझाते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, ये स्टेटमेंट, ये पहले वाले स्टेटमेंट का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वाला स्टेटमेंट तो सही है, सिर्फ ये स्टेटमेंट को प्रूव करने वाले दो जो बाद के स्टेटमेंट है, इस पे ध्यान रखना है अपने को। क्या है, सौर संस्फुरो यानी सौर फ्लेयर, सोलर फ्लेयर और उससे संबंधित किरीटी द्रव्यमान निष्कासनों से पृथ्वी के
सबसे बाहरी वायुमंडल पर विशाल ऊर्जा राशि की बौछार कर दी है। जैसे जैसे पृथ्वी का ध्रुवीय हिम पिघलता है, जल की प्रवृत्ति विषुवत की ओर हो जाने की होती है। अब देखिए क्या है, जैसे पृथ्वी का घूर्णन और अक्ष परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले तो ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि ये करंट में दे रखा है, ये करंट में आ रखा है। करंट में आया है आपका 14 अगस्त 2024 को। ये चेंज हो रहा है, मेल्टिंग पोलर आइस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इज मेकिंग अर्थ डे लॉन्गर, यानी कि रोटेशन है वो प्रभावित हो रहा है इससे। अब एक सोचो, जब आपने वो एक घूर्णन वाला ऐसा होता है ना कि जब घुमाते हैं ऐसे कुछ होता है जिसको ऊपर से यहाँ पे घुमाते हैं, तो इसमें क्या लकड़ी का होता है, तो इसका जो मास है वो रहता है, वो समान रूप से वितरित रहता है। सपोज इसका जो द्रव्यमान है, अगर आप एक साइड पे कर दो, एक साइड पे इसको कर दो और इस साइड को खाली कर दो, तो ये थोड़ा टिल्टेड हो जाएगा। तो पृथ्वी जब ये ध्रुवों की तरफ से आइस पिघलेगा, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसका जो विकेंद्रीकरण होगा, ये सॉरी केंद्रीकरण होगा, वो चेंज हो जाएगा। फिर क्या होगा कि ध्रुवों का जो बर्फ है वो पिघल के कहाँ जाएगा, भूमध्य रेखा पे आ जाएगा, विषुवत रेखा पे आ जाएगा, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। जो घूर्णन की गति जो घूम रहा है, वो जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। और हो सकता है कि जल इस साइड इकट्ठा हो जाए तो थोड़ा इस साइड झुक जाए, तो उसका अक्ष का परिवर्तन भी होता है। ठीक है, ये देखो, वैज्ञानिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन और अक्ष में परिवर्तन हो रहे हैं, जो मुख्यतः जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों से प्रभावित है। इन परिवर्तनों से घूर्णन अक्ष में कंपन और पृथ्वी के घूमने की गति में कमी शामिल है, जो ऐसे ऐसे टिल्ट हो रहा है। जैसे आप कहाँ से, आप नॉर्वे के ऊपर से रशिया की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, सौर ज्वालाएं और कोरोनल द्रव्यमान निष्कासन, ठीक है, मास इंजेक्शन होता है, कोरोनल मास इंजेक्शन। ये घटनाएं सही है, ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी पे बहुत बार जब कोरोनल मास इंजेक्शन होता है तो बहुत सारी हानिकारक विकिरणें पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती है और यहाँ से वापस चली जाती है, जो जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसको टकरा के वापस भेज देती है। लेकिन ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन पृथ्वी के अक्ष और घूर्णन में जो परिवर्तन हो रहा है ना, उसको एक्सप्लेन नहीं करती, उसमें मतलब कोई लेना देना नहीं है उसका। तो स्टेटमेंट सेकंड सही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता है, कि ये योगदान नहीं देता है कि घूर्णन में जो बदलाव और अक्ष में बदलाव होता है। सेकंड है, ध्रुवीय हिमखंड और हिमदंड पिघलने से जो परिणाम स्वरूप जल ग्रह परिवर्तित होता है, मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण संतुलन और पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बलों के कारण भूमध्य रेखा की ओर गति करता है। आपको पता है कि ऐसे ऐसे घूमेगा तो जल कहाँ पे जाएगा, सबसे बाहरी दीवार होगी ना उसको हिट करेगा, और सबसे बाहरी दीवार कहाँ पे होती है, विषुवत रेखा पे, तो जल पूरा वहां जाने की कोशिश करेगा। इससे द्रव्यमान जो अभी वितरित है ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये संतुलन मापनीय प्रभाव पड़ता है, जिससे घूर्णन अक्ष में बदलाव हो सकता है, या ठीक उसी तरह जैसे एक घूमता हुआ लट्टू अपने आंतरिक भार के पुनर्वितरण पर दिशा बदल देता है। स्टेटमेंट 3, और ये पृथ्वी के धुरी के विस्थापन का मुख्य कारण यह भी है कि भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती बर्फ के पिघलने से द्रव्यमान पुनर्वितरित हो रहा है। आजकल एक और कुछ फैक्ट और भी है जो घूर्णन को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे ये जो महासागरीय धारा है वो उनकी स्पीड कम हो गई है किसी वजह से, तो वो भी क्या होता है, इनको प्रभावित करता है। दूसरा है अति भूदोहन, भूजल दोहन। तो पानी से बहुत सारा भू निष्कासित किया जा रहा है और वो पानी का समुद्रों में जा रहा है, तो वो भी कहीं न कहीं इसके वितरण को प्रभावित करते हैं और वो भी घूर्णन को प्रभावित करते। दूसरे फैक्ट ये भी है, इस आर्टिकल के साथ ये दूसरे फैक्ट भी शामिल थे उसमें, जो घूर्णन को और उसके अक्ष को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, 5 देश दे रखे आपको। उपयुक्त में से कितने में 4 से अधिक काल क्षेत्र यानी टाइम जोन है? ठीक है, देखते हैं इसके आंसर को। ये देखो, पूरी पृथ्वी को एक एक ऐसे लंबे चार्ट पे डिवाइड कर दिया और इसको क्या किया, 24 टाइम जोन में डिवाइड कर दिया। पूरी पृथ्वी को कितने टाइम जोन में डिवाइड किया, 24 टाइम जोन में डिवाइड कर दिया इसको। 1 घंटे का एक टाइम जोन, 1 घंटा एक टाइम जोन के बराबर। तो 15 डिग्री चलता है तब 1 घंटा होता है। कितना, 15 डिग्री चलता है तो 1 घंटा होता है। तो इसको डिवाइड कर रखा है सबको टाइम जोन में। जैसे आप रशिया देखो, यहाँ पे रशिया अगर ऊपर देखोगे, जो इंडिया है रशिया बहुत, ये बहुत बड़ा रशिया है यहाँ पे।
तो आप सोचो कि यहाँ पे कितने टाइम जोन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम जोन हो जाएंगे। अब देखो, डेनमार्क है, छोटा सा है यहाँ पे, लेकिन ये ग्रीनलैंड इसका पार्ट है, तो यहाँ पे बहुत सारे टाइम जोन मिल जाएंगे। ऐसे कैसा है, ब्रिटेन है, ब्रिटेन यहाँ पे छोटा सा है यहाँ से, लेकिन इसकी टेरिटरी बहुत सारे द्वीप है इसके कंट्रोल में। यहाँ पे भी कोई द्वीप है, कब्जा है जिस पे, यहाँ पे भी कोई द्वीप है, कब्जा है, यहाँ पे भी कोई द्वीप होगा, वहाँ पे कब्जा होगा। तो इसके द्वीपों के कारण इसके भी टाइम जोन की संख्या बढ़ जाती है। जैसे भारत में एक ही टाइम जोन है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, एक्चुअली में क्या हुआ, पृथ्वी को एक तो अक्षांश में बांटा जाता है, ऐसे 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 तो अक्षांश में बांटा जाता है, और ऐसे इसको देशांतर में बांटा जाता है। तो ये ग्रीनविच रेखा है जो यहाँ से जाती है, 0 डिग्री माना जाता है। और इसके साथ ही जो ये वाला एंगल बनाता है ना, इसके साथ जैसे 10 डिग्री का एंगल बनाएगा, दूसरी वाली 20 डिग्री का एंगल बनाए, ये वाली, तो धीरे 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 ऐसे पूरी पृथ्वी को अपन ने 24 टाइम जोन इस बांट दिया उसमें। फिर अपन ने क्या किया, इसके अपोजिट 180 डिग्री पे अपन ने एक डेट लाइन बना दी, ये वाली डेट लाइन, ठीक है। ये अलास्का है यूएसए का, और ये रशिया है। तो आप सोचो, ये डेट लाइन का मतलब है कि इस लाइन को पार करते ही इस साइड जाओगे ना, तो एक दिन बढ़ जाएगा, समझ गए। यहाँ से नया दिन शुरू होगा, जैसे इस लाइन पे शनिवार होगा तो यहाँ पे रविवार हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा यहाँ पे। जैसे ही आप पार करोगे तो यहाँ नए दिन की शुरुआत हो जाएगी। तो ये डेट लाइन है। तो एक्चुअली में ये थोड़ी थोड़ी मुड़ी हुई है, ये ध्यान रखना, फैक्ट कभी पूछा जा सकता है। डेट लाइन मुड़ी क्यों रहती है, इसलिए रहती है, जैसे एक देश का, ये एक देश है, उसकी एक छोटी सी टेरिटरी यहाँ पे है, तो आप सोचो कि एक ही देश में 2 डेट हो जाएगी, एक में शनिवार है तो एक में रविवार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो उस देश ने क्या बोला कि यार इसको थोड़ा मोड़ दो, इस देश को मेरे में शामिल कर दो, ताकि मेरी और इसकी डेट इक्वल रहेगी। तो ये मुड़ी हुई है इसलिए ही। ये देखो, ये अमेरिका का पार्ट है, इसलिए इसको रेखा को ऐसे मोड़ दिया डेड लाइन। ये देखो, यहाँ पे इतना सारा मोड़ा हुआ है इसको। यहाँ पे न्यूजीलैंड वालों ने थोड़ा मोड़ा हुआ है इसको, क्योंकि यहाँ पे न्यूजीलैंड का पार्ट है, इसलिए उन्होंने एक ही डेट के लिए इसको बदला हुआ है। तो डेड लाइन क्या होती है आप समझ गए होंगे। जैसे इंडिया में ही है तो अभी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत जल्दी सुबह हो जाती है, और राजस्थान में जाओगे तो बहुत लेट होती है, गुजरात में। तो इस वजह से मांग भी बढ़ती है कि 2 टाइम जोन होनी चाहिए इंडिया में। अब देखो, ये लिस्ट दे रखी है। जैसे फ्रांस में तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, कितने हैं, 13। रशिया में 11, यूएसए में 11, ऑस्ट्रेलिया में 9 है, यूनाइटेड किंगडम में भी 9 है, कनाडा में 9, कनाडा में 6 है, डेनमार्क, न्यूजीलैंड दोनों में 5-5 है, ब्राज़ील और मेक्सिको में कितने हैं, 4-4, चिले, इंडोनेशिया और किराबाती में कितने हैं, 3-3 है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये करंट में कई डाटा आ रखा था, तो इसी को आधार बना के उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। तो यूके में 9 है, क्योंकि बहुत सारे उसके जैसे पिटकैर्न द्वीप है, कैमेन द्वीप समूह है, बर्मुडा, जिब्राल्टर वगैरह है। डेनमार्क में भी 5 है, क्योंकि उसका जो है ग्रीनलैंड है उसमें ज़्यादा कवर हुए है टाइम जोन। न्यूजीलैंड में भी 5 है, क्योंकि न्यू और टोलेट लाउ द्वीपों के कारण। ऑस्ट्रेलिया में 9 टाइम जोन है, क्योंकि ये हर्ड और मैकडोनल्ड द्वीप है उसकी वजह से। ब्राज़ील में 4 ही है। तो क्वेश्चन था कि 4 से ज़्यादा, तो 4 से ज़्यादा, 3 में 4 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये लिस्ट है, अगली बार में ये लिस्ट नहीं पूछी जाएगी, कोई और फैक्ट इससे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2022-2023 के दौरान हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्चुअली में ये करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि हल्दी बोर्ड का गठन हुआ था। क्या गठन हुआ था, हल्दी बोर्ड का 2023 में गठन हुआ, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा बाद में पूछा गया था। विश्व भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। अरे भाई साहब, 75% उत्पादन, वर्ल्ड का उत्पादन भारत ही करता है, तो 75% तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो बिल्कुल सही है। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती है। देखो यहाँ पे एक चीज़ है, 30 से अधिक बोलता, 40 से अधिक बोलता, 50 से अधिक भी बोलता ना, तो आपको मानना पड़ता, क्योंकि 30 से अधिक तो ज्ञात है, अज्ञात तो पता नहीं कितनी हो सकती है, ठीक है। भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु सबसे प्रमुख हल्दी उत्पादक देश है। तो ये भी बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है इसके। देखते हैं, देखो, भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया था 2023 में। 2022-23 में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत हल्दी की खेती का 3.24 लाख हेक्टेयर था, और लगभग वैश्विक हल्दी उत्पादन का 75% अधिक हिस्सा है। वैश्विक हल्दी व्यापार में 62% का हिस्सा है।
भारत की विविध मृदा प्रकार एवं जलवायु परिस्थितियों के कारण राज्यों में 30 से अधिक ज्ञात किस्मों की खेती संभव बनाती है। ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में लगातार भारत के शीर्ष हल्दी राज्य उत्पादक राज्य है। पर्टिकुलर आपको एरिया याद हो ना, तो आप कर सकते हो। ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये नोटिफाई किया गया था, नेशनल टर्मरिक बोर्ड, और वहीं से क्वेश्चन बना था ये। इसी टाइप का क्वेश्चन 2022 में पूछा था। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है, कृषि एवं किसान कल्याण के अंतर्गत है, चाय बोर्ड का प्रबंधन कार्यालय। देखो यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। हम क्या चाय बोर्ड का क्वेश्चन पूछा गया, तो अगली बार हल्दी बोर्ड को अपन कैसे तैयार करेंगे कि ये सांविधिक निकाय है कि नहीं है, इसका मंत्रालय कौन सा है, चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है, और इंटरनेशनल। इसी तरह से हम क्वेश्चन तैयार करते हैं फैक्ट को, और मैक्सिमम कोचिंग वाले भी इसी टाइप के क्वेश्चन देते हैं जब कोई नया बोर्ड बनता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन देते हैं और इसी टाइप से तैयार करते हैं, जबकि पूछता किसी और तरीके से ही। तो हमेशा ध्यान रखिए, चीज़ें बोर्ड बना था तो उसके बारे में पूछ लिया, तो उसके फैक्ट, दाएं बाएं के फैक्ट भी तैयार कीजिए। तो अगली बार आपका टास्क है 2026 के लिए कि बिहार में इलेक्शन है, मखाना बोर्ड बनाए, तो उसको अब आप अच्छे से तैयार करना, क्योंकि मखाना या मखाना बोर्ड के बारे में बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। जैसे मखाना का सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ से होता है, पंजाब राज्य से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उत्पादन कहाँ से होता है, बिहार और उस क्षेत्र से होता है, लेकिन निर्यात कहाँ से होता है सबसे ज़्यादा, पंजाब में, क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वहाँ पे। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये अपने पहले भी क्वेश्चन टाइम जोन वाला ही क्वेश्चन है, जो दोबारा मतलब उसी टॉपिक पे एक और क्वेश्चन है। साइबेरिया के अनादिर और अलास्का के नोम एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर दूर है, किंतु जब इन शहरों के लोग जागते और नाश्ता के लिए तैयार होते हैं तो अलग अलग दिन होते हैं। मैंने अभी बताया था कि अलास्का और रशिया के बीच में एक टाइम डेट लाइन है, जो यहाँ पे जो डेट होगी वो उससे अगली डेट यहाँ पे होगी। अगर यहाँ पे संडे होगा तो यहाँ पे क्या होगा, मंडे होगा, क्योंकि यहाँ से नई डेट शुरू हो जाती है। ठीक है। दूसरा है कि अनादिर में सोमवार होगा और नोम में मंगलवार होगा। अभी अनादिर कहाँ पे, साइबेरिया, साइबेरिया यानी इस साइड अनादिर होगा, और इस साइड होगा नोम। तो नोम तो एक दिन पीछे होगा ना, एक दिन आगे थोड़ा ही होगा। तो अनादिर में सोमवार और नोम में मंगलवार नहीं, ये उल्टा होगा। यानी नोम में सोमवार होगा तो अनादिर में मंगलवार होगा। ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे जाओगे तो मंडे होगा और यहाँ पे जाओगे तो संडे होगा। ठीक है। यहाँ से दिन की शुरुआत होती है और यहाँ पे दिन खत्म होता है। तो यहाँ पे तो एक दिन पीछे होगी ये जगह एक दिन आगे नहीं होगी, ये ध्यान रखना। और ये ही एक्सप्लेनेशन दे रखा है आपको। छोटा सा कंसेप्ट है डेट लाइन वाला। तो अगर आपको ये पता है तो आप आराम से, ये कहाँ से गुजरती है ये पता होता, तो यहाँ से क्रॉस करते ही आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे क्रॉस करते ही एक दिन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से एक खनिज संपदा वाला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, देश और किस संसाधन में समृद्ध है। बोत्सवाना हीरा में समृद्ध है, चिली लिथियम में समृद्ध है, इंडोनेशिया निकेल में समृद्ध। देखो सबसे पहले चिली, चिली तो सबसे फेमस ही है। एबीसी ट्राइंगल, लिथियम का एबीसी ट्राइंगल, तो ये तो आपको स्टेटमेंट पता ही होना चाहिए। बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, वो जो एरिया है पूरा हीरे सोने के लिए बहुत फेमस है, तो उसमें हीरा बहुत फेमस है। और ये भी साउथ अफ्रीकन कंट्री है, तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका की जितनी भी कंट्री है उसमें कौन सा खनिज किस देश में ज़्यादा निकाला जाता है, ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। हाँ, इंडोनेशिया न्यूज़ में था, ये न्यूज़ में था, इसलिए निकेल इंडोनेशिया में ज़्यादा पाया जाता है। टेस्ट सीरीज वगैरह में भी आपको मिलेगा ये फैक्ट, इंडोनेशिया वाला निकेल वाला। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही थे इसके। ये देखिए, बोत्सवाना मूल्य के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े हीरो के उत्पादकों में से एक है। 1960 के दशक में हीरे की खोज हुई थी। सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं, तो ये थोड़ा फैक्ट देख लेना। साउथ अफ्रीकन कंट्री, हर कंट्री के बारे में कौन सी सीमावर्ती देश है, समुद्र से सीमा साझा करता है कि नहीं करता वगैरह। तो नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका। भौगोलिक स्थिति, मकर रेखा यहाँ से गुजरती है। ठीक है। बोत्सवाना से कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना का 70% भाग कालाहारी मरुस्थल है। ठीक है, ये फैला हुआ है इधर कालाहारी मरुस्थल। प्रमुख नदियाँ ओकावांगो, लिम्पोपो, जाम्बाजी, ये नदियाँ जो प्रमुख नदियाँ यहाँ से है। तो आपको ध्यान रखना है ये नदियाँ कहाँ गिरती है जब भी आप बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका पढ़ो। इन पे कोई जलप्रपात है या नहीं है, ऐसा कुछ कोई बड़ा डैम बना हुआ है, तो ये फैक्ट आपको खासकर अफ्रीका के संबंध में तो आपको पता करना ही है। ये
ओकावांगो डेल्टा अफ्रीका का सबसे बड़ा अंतस्थ डेल्टा है, ठीक है। जैव विविधता सवाना में हाथी के लिए, अफ्रीकी हाथियों के लिए बहुत फेमस है, तो इसके बारे में फैक्ट याद रखना। ये देखो अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना के साथ में ये लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं, तो इसको ध्यान रखना। ये दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार है, मुख्य रूप से सालार दे, अटाकामा जैसे नमक के मैदानों से निकाले जाते हैं। और लिथियम का आपको भी पता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में आजकल बहुत डिमांड में, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी वगैरह में डिमांड में है। निकिल, निकेल दुनिया का सबसे बड़ा निकेल उत्पादक है, इसके पास विशाल भंडार है विश्व के। इसका उपयोग कहाँ पे? स्टेनलेस स्टील उत्पादन में किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वाहन की बैटरियों में इसका उपयोग किया जाता है। और 17,000 से अधिक द्वीप है, और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है इंडोनेशिया, ठीक है। ये भी देखो, जब भी आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने हो, तो आप जो विषुवत रेखा से नीचे, यानी कि जो साउथ वाला पार्ट है ना, यानी कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ये आसियान वाला पार्ट, इनको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे ही पूछे जाते हैं। यूरोप या फिर अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका, यहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन तीनों पार्ट को बहुत अच्छे से तैयार करना है। और ये सऊदी अरेबिया वाला जो पार्ट है ना, सेंट्रल एशिया के पार्ट वाला, जो इधर ये भूमध्य सागर के नीचे वाला पार्ट है, ये भी बहुत अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट, ये ऐसा क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन पूछे गए 2024 और 2023 में। देखते हैं, निम्नलिखित कौन से देश दो बड़े कोको उत्पादक रूप में विख्यात है? तो ये कोटे डी आइवर और घाना थे, तो ये भी अफ्रीका के दो कंट्रीज है। ये देखो, एक और अफ्रीका का, संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट, कोबाल्ट कहाँ से निकलता है? तो ये कॉन्गो से निकलता है, ये भी अफ्रीकन कंट्री है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अफ्रीका कंट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं और खनिज से पूछे जा रहे हैं, खनिज संपदा से, तो ध्यान रखना है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, मान सकता हूँ टफ क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा डेप्थ में पता हो तो कर सकते, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ना ही बेहतर होता है। कभी कभी ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि अपन मानते हैं कि तीनों तो कम से कम गलत नहीं देंगे, एक आधा तो सही दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। देखते हैं, मेलार्का कहाँ पे? इटली में बोला है इसने। नॉर्मैंडी कहाँ पे है? स्पेन में है। सार्डिनिया कहाँ पे है? फ्रांस में बोला हुआ है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ही मिक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मैंडी कहाँ पे है? फ्रांस में है। सार्डिनिया कहाँ पे है? इटली में है। मेलोरका कहाँ पे? स्पेन में, ठीक है। देखते हैं, ये देखो, स्पेन में दे रखा है मालोरका, ये उसका द्वीप है एक। मेलोरका भूमध्य सागर में स्थित बेलियरिक द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ये स्पेन का है, इटली का नहीं है। ये द्वीप एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, ठीक है। दूसरा है नॉर्मैंडी, उत्तरी फ्रांस का पार्ट है, ये उत्तरी फ्रांस का पार्ट है नॉर्मैंडी यहाँ पे। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डी डे लैंडिंग के लिए ये ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। जोड़ी 3 गलत है, सार्डिनिया, ये न्यूज़ में रहता है, ये आपको न्यूज़ में मिल सकता है कभी कभी। तो ये भूमध्य सागर में सिसिली के पास दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, इटली का स्वायत्त क्षेत्र है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, लेकिन ये थोड़े न्यूज़ में थे, ये थोड़े न्यूज़ में नहीं थे, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन है कि डॉनबास, कचिन, टिग्रे रीजन किससे रिलेटेड है। तो इसमें भी एक भी मिलान नहीं हो रहा था, ठीक है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में भी एक भी मिलान नहीं हो रहा था। 2023 में ऐसा ही क्वेश्चन था, और 2025 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ज्योग्राफी के 2025 के 13 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए। आगे हम 24 के डिस्कस करेंगे, और इसी तरह से डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम 2026 में बहुत आपकी हेल्प करे, बहुत ज़्यादा हेल्प करे। और आपको क्वेश्चन, मतलब एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो आपके आराम से इसी में से हो जाए, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।